अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। और आप देखेंगे कि प्रोग्राम जैसे ही आगे बढ़ेगा हमारे यहाँ पे ज़रा सी रोशनी हो जाएगी, इर्द गिर्द जो है वो रोशनी जो कमी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मसलन इधर से रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। और प्रोग्राम हमेशा की तरह डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हम उसको काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। हाँ, ख़त्म नहीं होता, अभी तक ऐसा शाफ़ी इलाज नहीं आया, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ज़िंदगी में हम साथ चल सकते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी बावजूद उनकी मर्ज़ की रफ़ाकत के गुजार सकते हैं। तो बजाय इस चीज़ पर कुढ़ने के कि मुझे ये मर्ज़ हो गया, अब मैं क्या करूँगा, हम अगर बेहतरीन जो मौलजीन हैं उनसे रब्ता करें। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास मुल्क में बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट ऐसे मौजूद हैं जो आपको बहुत अच्छी आगाही दे सकते हैं, आपका बेहतरीन सतूर पे, बेहतरीन लाइंस पर इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही एक मुआलिज जो हैं उनसे आपकी हर थर्सडे को मुलाकात होती है। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बतौर डायबिटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट अरसा 2 दहाई से काम भी कर रहे हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर की शाख के, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। इसीलिए प्रोग्राम का नाम भी है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से। नाजरीन से जो बात हो रही थी डॉक्टर साहब, वो ये है कि अब डायबिटीज़ तो हो गई ना, तो रोने पीटने का और इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो आप ये फरमाते हैं अक्सर, और इस पे आज भी हमें आगाही दीजिएगा कि मौरूसी तौर पे अगर कोई प्री डिस्पोज्ड हो तो वो कैसे इससे बच सकता है, और अगर ना बचे या बाद में उसको ख्याल आए और पता बाद में चले, जैसे कि आप जो इनकी 2-3 आप डिविजन्स करते हैं। एक तो आप ये डिवीज़न करते हैं कि भाई हुई तो नहीं डायबिटीज़ मगर प्री डिस्पोज्ड है, मौरूसी तौर पे है। दूसरा आप कहते हैं कि उसको पता ही नहीं कि वो प्री डायबिटिक हो गया है, यानी करीब तर आ गया है, लिविंग क्लोज टू दी एज हो गया है। तीसरे वो लोग हैं जो डायबिटिक हैं पर उनको पता नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये जो तीनों किस्म के लोग हैं और पाकिस्तान में इनकी बढ़ती हुई शरह, ज़रा इस पे बताइए कि किसको क्या करना चाहिए। जो डायबिटीज़, एक तो इसको हम ये एपिडेमिक हो गई है। एपिडेमिक जैसे पहले एपिडेमिक्स होती थी, कॉलरा की एपिडेमिक हो गई और इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक हो गई और वबा जिस तरह फैलती, तो ये वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है जी। इसमें बहुत सारी जब हम बात करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जेनेटिक जी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जी। बेसिकली हम, जैसे आपने 3 कैटेगरीज में, एक तो नॉर्मल है, एक प्री डायबिटिक है और एक ओवर्ट डायबिटिक है जिसको पक्का है वो केस डायबिटीज़ का। ये तीनों केसेस हैं। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये एक इतना उसको आप सीरियस ना लें कि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के पेशेंट हैं, 2 तरह के अफराद मौजूद हैं पाकिस्तान में। एक तो जिनको डायबिटीज़ होगी और एक जिनको होने वाली है। यानी बचा कोई भी नहीं। तो जिनको होने वाली है वो डिपेंड करता है कि कब किसको होती है, तो और कौन इसको टाल सकता है। अच्छा, ये यानी कि पीछे मैसेज ये है, ठीक है। इसमें एक अच्छी होप, एक अच्छा जो है कि इसको टाला भी जा सकता है। होता ये है कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस की इतनी शदीद कमी है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी साथ होते हैं, उनकी किसी की बच्चे साथ होते हैं, किसी की बहन साथ होती है, और वो जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे होते हैं। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि आप वो लोग हैं जो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। कहते वो कैसे, मुझे तो है ही नहीं। वो ये तसव्वुर करके बैठे थे कि मुझे नहीं हो सकती, अम्मी को है या अब्बू को है या मेरे भाई को है, मुझे तो हो नहीं सकती। तो मैं उनको ये की बात कहता हूँ कि आपके अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, ये तीनों रिश्तों में से किसी एक को है। अगर तीनों का तो एक अलग बात है, अगर किसी एक को है तो आप अपने आप को ये तसव्वुर करें कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। कहते डॉक्टर साहब वो तो नहीं हुई। वाह भाई वाह। तो वो तो नहीं हुई। मैंने कि नहीं, आप तसव्वुर करें कि आपको हो गई है, अब आपने क्या करना है। तो हर वो काम जो डायबिटिक ने करना है, जो उसको करना चाहिए, आप भी वो करें तो आप बच जाएंगे। ठीक है ना। तो इस अप्रोच के साथ चलें कि हर वो काम जो डायबिटिक को करना चाहिए आप करना शुरू कर दें, आप बच जाएंगे। तो ये एक मैसेज देना ज़रूरी है। क्यों, हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता तब चलता है, ये अवेयरनेस तब आती है जब हो जाती है।
अच्छा, ये उसी तरह है कि लोग कहते हैं जी कि जैसे इससे बचाव कैसे मुमकिन है, मलेरिया से तो बचाव है, मैं तो कहते हैं इससे भी आप रोक सकते हैं। अच्छे लाइफस्टाइल से शुरू से पता रखें, अपना रेगुलर चेकअप करें और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, तो आपको डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था और आप बतौर डॉक्टर ये बात कर रहे थे, और एक ज़रा सी उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट था एक बात का, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, और अभी जो आपने बात की तो मुझे वो बात समझ आ गई। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा व्हेन यू प्रे फॉर द डेड, जब आप अपने मरे हुओं को, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, तो कंसिडर योर सेल्फ वन ऑफ देम। मुझे समझ नहीं आ रही थी। आपने अभी बात समझाई कि जो भी आया है, अब्बू को है, अम्मी को है, किसी को है, और साथ उसके बच्चे या कोई उसके लव्ड वन या ब्लड रिलेशन आए हुए हैं, तो आप उनको कह रहे हैं भाई तुम ये तसव्वुर कर लो कि तुम्हें भी डायबिटीज़ है, और उस तरह जीना शुरू कर दो जिससे हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे तुम्हें हो ही ना। ये आप मुझे समझ आइए कि व्हेन वी प्रे फॉर द डेड कंसिडर योर सेल्फ वन ऑफ दैम, कि एक दिन ये तल्ख हकीकत है या ये एक पक्की हकीकत है कि जाना तो सभी ने। So now I understand that if we take care of ourselves in this life, as long as we are living to the best of our ability, जो भी हमारे पास नॉलेज है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारा अपना ज़ाती नॉलेज हर चीज़ के मुतालिक मुकम्मल नहीं होता अक्सर, मगर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें वो मिल जाए पीरो मुर्शिद या एक्सपर्ट। ठीक है, हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट होगा। मुझे अगर मैं नहीं हूँ तो मैं जाके उस बंदे से मिल लूँ, 1। नंबर 2, उसको मिलने के बाद अगर मैं करता अपनी ही रहूँ, एक हो जाए पीरो मुर्शिद है, ये किस तरह का फ़ायदा हुआ जो मैंने हासिल किया। उसमें कई जो पंजाबी में एक कहावत है, वो लोग कहते हैं कि जो है वो पीर कामल नहीं होता, यकीन कामल है। तो सबसे पहले आपको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप कितना उस चीज़ पे, जैसे मैं अगर कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको मैं इंसुलिन के लिए कहता हूँ, उसके घर वाले नहीं ला दो इंसुलिन, ला दो, कोई गाल नहीं। मैंने कहा जब ये खुद यकीन के साथ, जब इनका यकीन मुहकम हो जाएगा कि यही दवा है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, तो इनको फ़ायदा भी होगा। जब आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तो दवा भी आपको असर नहीं करती। तो सबसे पहले आपको मेंटली एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि इसको ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कबूल करें कि ये मेरा इस सिस्टम पे मैंने फॉलो करना है, इस चीज़ को मैंने फॉलो करना है, फिर आपको फ़ायदा भी होना शुरू होता है। फिर आपका जो सारे बॉडी जो केमिस्ट्री है उसी के साथ ट्यून अप हो जाती है। जब आप एक अंदर से डिनाइल के फेस में हो कि जी मुझे पता नहीं इससे फ़ायदा होना है नहीं होना, ये है कि नहीं है, बस ऐसे कह रही है डॉक्टर साहब, तो फिर मेरी वो केमिस्ट्री उसके साथ ट्यून अप नहीं होगी, मुझे उस दवाई का, उस सिस्टम का फ़ायदा भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। यहाँ पे कुछ जो हैं हमारे इन बॉक्स में कोई हमारे कमेंट्स, ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें नीचे लाइव कमेंट्स लोग वॉच करके, उनमें से हमने कुछ चुन लिए हैं। एक इमरानुल हक साहब हैं, अब इनके ज़रा मुख्तलिफ से क्वेरीज़ हैं। कहते हैं एक तो मैं वज़न मेरा ज़्यादा है, ओवरवेट हूँ, तो क्या मुझे पक्की बात है कि मुझे शुगर हो जाएगी क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है। अब डॉक्टर साहब इसमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि कितना वज़न ज़्यादा, और क्या कितना वज़न ज़्यादा हो तो शुगर हो जाती है या नहीं भी होती। देखिए हमारे मुल्क में एक बड़ा एक बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोगों को अपना नॉर्मल वेट नहीं पता कि हमारा होना कितना चाहिए। एक पेशेंट से मैंने कहा नॉर्मल हाइट 5'8" के हाइट के थे, तो मैंने उनसे पूछा आपका वेट आप नॉर्मल है? कहते जी बंदे का 100 किलो तो होना चाहिए वज़न। क्यों? वो दिस अपीयर्स टू बी ए प्राइड कि जी बंदे का, मर्द का वज़न 100 किलो तो होना चाहिए, चाहे फुटबॉल बन जाए। शायद वो उसके पीछे एक मेंटल एक इमेज है कि जो लोग हमारे मुल्क में सेहतमंद उसको समझा जाता है जिसका वज़न ज़्यादा हो, जो मोटापे का शिकार उसको सेहतमंद कहते हैं। डॉक्टर अभी भी ये लोग हैं, बहुत मिथ्स हैं लोग, बड़ा हेल्दी बेबी है, वो बेबी बेचारा मोटा हुआ है और बड़ा हेल्दी बेबी है, हेल्दी बेबी फोल्ड बने, हेल्दी बेबी कंपटीशन हो रहे हैं, ठीक है ना, और कि हेल्दी बेबी है, मोटा ताज़ा बच्चा, बड़ा खूबसूरत है, गोल मटोल, ठीक है, वो एक खास हद तक है। लेकिन बच्चों के अंदर ओबेसिटी आपको पता है कि वो कितने तरह से बढ़ रही है। इसी तरह जो हम लोगों को इसका इल्म नहीं है कि और ख़ास तौर ख़वातीन के अंदर भी इल्म नहीं है कि उनका वेट कितना है। कुछ हद तक भी ये अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अक्सरियत
का वही है कि जी अभी मैं एक खातून को कह रहा था अपने प्रैक्टिस में कि आप वेट आपका, कहती मेरा वजन कम हुआ है। मैंने कहा अभी भी आप 3-4 kg आपको ओवर वेट है। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो बाजार किस तरह, मैं तो सारे कहते तो बीमार हो गई हैं। डॉक्टर साहब मुझे वो एक बात याद आ गई, एक खातून थी वो ऑपरेशन के लिए गई तो एनेस्थेटिस्ट था, पता नहीं वो सही था या नहीं था, बहरहाल उस बात ही हुई, इट वाज अ क्लिप ऑन सोशल मीडिया। तो उसने कहा कि देखिए आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है, तो मैंने आपको जो है ना एनेस्थीसिया की डोज़ देनी है, तो जैसी आपकी एज होगी मैं उस हिसाब से आपको डोज़ दे दूँगा, वरना ख़राबी हो जाए। कहती मेरे 25 साल। कहती नहीं मुझे नहीं लग रहा कि आपके 25 साल है, आप प्लीज़ सही बताएं। कहती 30 साल है मेरी। तो उसने कहा प्लीज़ मुझे अपनी सही एज बताएं, मुझे कैलकुलेट करके डोज़ आपकी एज के हिसाब से देनी है। कहती मेरी उम्र 35 साल है, तो अब चाहे मैं मर जाऊं इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। इससे ज़्यादा वो जो वज़न वाली बात आपने की है कि आप कह रहे हैं कि वज़न तुम्हारा 5 kg, अभी भी कहते हैं मैं तो सारे कहते हैं कमज़ोर हो गई हैं। हाँ, तो ये बड़ा जी कमज़ोर नज़र आए, चेहरा बड़ा जी तुम्हारा कमज़ोर हो गया। मैंने कहा बात ठीक हो रही हैं, तो अब नहीं डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह इतना बड़ा होता था पहले, तो मैं बड़ी सेहतमंद होती थी, तो मैंने किसी वजह से तो डायबिटीज़ होती है। तो बेसिकली उसका कहने का मकसद ये है कि जो वेट की अवेयरनेस होनी चाहिए। वेट से ज़्यादा आप जो BMI को कैलकुलेट करते हैं, वो क्या BMI होता है कि आपका हाइट इन मीटर्स और वेट इन किलोग्राम, उसकी एक शरह होती है। कोई भी बंदा अपना कद या आपने किसी भी आपने नेट खोलें और गूगल पे जाके आप BMI को करें, आप अपना BMI खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो BMI का है कि 24 तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर 24 तक है, कुछ वेस्टर्न कंट्री में तो 25 तक भी है, क्योंकि उनकी फिजिक और तरह से। एशियन पॉपुलेशन के अंदर 24 तक, अगर 24 से नीचे हैं तो वो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर ओबेसिटी, ओवरवेट है, फिर ओबेसिटी की है। तो सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए सबको कि हमारा नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए। ये कैलकुलेट हो सकता है नेट पे। और ये जो चीज़ अगर हमें इसका अवेयरनेस आ जाए, फिर हम देखेंगे मेरा वजन ज़्यादा क्यों हो रहा है, वजन ज़्यादा क्यों हो गया। क्योंकि अगर हम दूसरा कुछ हमारी जो सोशल हैबिट्स ऐसी हैं, खाने पीने की हैबिट्स ऐसी हैं, और ड्रेस पहनने की हैबिट्स ऐसी हैं, खुले ड्रेस पहनने हैं, शलवार कमीज पहन ली है जिसपे आपका कोई वेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। आपकी वेस्ट अगर 40 हो गई है पता ही नहीं है, वजन आपका बढ़ गया, थोड़ी शलवार कमीज ढीली बना ली। अगर आप ट्राउज़र यूज़ करते तो आपको अपने बेल्ट साइज़ पता चलेगा, ये नंबर मेरा बढ़ गया, कम हो गया, कि मैंने इसके में ये ट्राउज़र फिट ही नहीं आ रहा, ये मुझे कोट फिट नहीं आ रहा, ये मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे। तो क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा उसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हमें एक पैरामीटर्स हमें एक पता चलता है, वो हमारा एक नेशनल ड्रेस है, उसको हमें देखना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को भी देखना चाहिए। और जिन मुल्कों में ज़्यादा लोगों का ओबेसिटी की तरफ रुझान है, लेकिन इनका सवाल ये है कि मुझे मोटापा, क्या मुझे वाकई शुगर हो जानी? यही सवाल। ये देखें, मोटापा एक फैक्टर है, यानी शुगर के लिए एक उसका रिकग्नाइज फैक्टर है कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनको डायबिटीज़ होने का खदशा ज़्यादा, और भी बीमारियां, और ही में देखें ना, उसके साथ ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड है, उसका हार्ट डिजीज एसोसिएटेड, जोड़ों के पॉइंट। तो जोड़ों का मेरा वजन ज़्यादा है, अगर अल्लाह ने मुझे मेरा वजन मेरा 75 kg होना चाहिए, अगर मैं 95 कर देता तो ये जोड़ तो ऐसे होंगे कि जैसे आप कुंडी के अंदर मसाला पीस रहे हैं, तो जो घुटने के साथ घुटना रगड़ खाएगा तो पेन होगी, वज़न आपके जो है ये अपने घुटने उठा नहीं सकेंगे, चलने में डिफ़िकल्टी होगी, डॉक्टर कहता है वॉक वो होती नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। वज़न जितना कम होगा, हल्का रहेगा, हम उतने ही सेहतमंद रहेंगे। एक तो कि ज़रूरी नहीं कुछ शुगर हो, क्योंकि बाज़ औक़ात नॉर्मल वेट वाले को भी शुगर, ओवर वेट को भी हो सकती है, नॉर्मल वेट वाले को भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली उन लोगों को शुगर ज़्यादा होगी जिनका वेट ज़्यादा है। ये तो एक है, लेकिन इसके साथ एक और भी फैक्टर है, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप डाइट का भी ख्याल नहीं कर रहे, और फिर उसके साथ आप का अगर जो वो पेशेंट है उसकी जेनेटिक हिस्ट्री है कि उसके अम्मी अब्बू को शुगर की हिस्ट्री नहीं है, तो ज़रूरी नहीं उसको हो, तो चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लेकिन मोटापा एक डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100% इनको हर मोटे आदमी को डायबिटीज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आप क्या मेडिकल साइंस क्या कहती है, मोटापा अज खुद और ओबेसिटी जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी मैस इंडेक्स जो है, हाइट, एक डॉक्टर साहब वो गए ना, इसी तरह बॉडी मैस इंडेक्स किसी ने अपना कराया तो उसका वो बहुत ज़्यादा निकल आया,
तो उसने कहा भैया आपका तो वज़न ओबेसिटी जो है बहुत मोटापा ज़्यादा, कहते हैं नहीं मसला ये नहीं है, मेरा वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं है, असल में मेरी हाइट जो है ना वो थोड़ी कम है इसलिए ये लग रहा है तुम्हें, असल मेरा वज़न की मसला नहीं है। तो एक डिनाइल जो है वो उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। मगर जो बात मैं ये कर रहा हूँ कि क्या मोटापा अज़ खुद एक बीमारी? बिल्कुल बीमारी है मोटापा। एक इसको डेफिनेटली एक आप एक मॉर्बिडिटी कह सकते हैं कि एक मॉर्बिड कंडीशन है कि मॉर्बिड कंडीशन है कि ऐसी हालत है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां से जन्म ले सकती हैं। इट्सेल्फ आपको शायद ये कुछ ना कहे, लेकिन इसके नतीजे में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो काफ़ी ट्रबलसम, जैसे हमने बात की हार्ट डिजीज़ की बात की, ब्लड प्रेशर की बात की, शुगर की बात की, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स की बात की, कैंसर आम जो मोटापे का शिकार उन लोगों को ज़्यादा होता है, और बाकी प्रॉब्लम्स जो इसके साथ चलना फिरना इन लोगों का कम होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे होते हैं उसको सोशलाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग मजाक करते हैं, उनको उठने बैठने में साइकोलॉजिकल उनको होता है, ट्रैवल नहीं लंबा कर सकते, तो उनको हर जगह पे तकलीफ़ात प्रॉब्लम्स का शिकार है। लेकिन इसको एक ये ऐसी चीज़ है कि इससे आप शुरू से अगर हम बच्चा की साइज़, बच्चा जब छोटा सा है उसको बच्चों में ही अवेयरनेस दे दें, बच्चों को अपनी अच्छी हेल्दी डाइट के फूड के हेल्दी वो वाली हेल्दी नहीं जो हम माएँ खिला रही हैं बच्चों को हेल्दी, वो हेल्दी जो वाकई इस बच्चे को ज़रूरत है उस लेवल पे हम अवेयरनेस देंगे तो जो अगली जनरेशन है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा कि ये मैंने इस वज़न को अपने ज़्यादा नहीं होने देना। इसमें सबसे बड़ा रोल जो जंक फूड का रोल है जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत प्रेवलेंट है। अगर आप किसी भी आप ऐसे जो है जिनका जैसे अगर किसी भी आउटलेट पे जाएं जहाँ पे जंक फूड मिलती है, बर्गर्स हैं, फ्राइड चीज़ें मिलती हैं, वहाँ रश इतना रश होता है कि आपको क्यू में लगना पड़ता है। और उसमें से जो अक्सरियत वो लोग हैं बच्चे हैं और नौजवान हैं, और वो बड़े शौक़ से अप साइज़ कोलास, डबल डेकर किस्म के बर्गर्स, और वो जो फ्राइज़, मिल्क शेक्स और चीनी और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो, और इतने बड़े वो कप आइसक्रीम के वो सारे चल। देखिए ये चीज़ें ना अब उनको अवेयरनेस नहीं है, वो सब ये उनके लिए एक लेयर है, ये उनके तफरी है। और हमारे मुल्क में हर चीज़ की जो खुशी का मौका है उस पर की पार्टी दो कि क्या खिला रहे हैं, मिठाई खिलाएं, केक खिलाएं, सालगिरह पे केक है, मिठाई खिलाएं, तो हर चीज़ तो हम खाने से मशरूम, सारे जो सड़कें हम रोम की तरफ ही जा रही हैं। डॉक्टर साहब इसको जंक फूड कहते हैं, जंक का मतलब तो काट कबाड़ होता है, काट कबाड़ को तो घर से तो आपको देखें ना इसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको जिस्म को फ़ायदा नहीं देते बल्कि उल्टा नुकसान दे रही, तो काट कबाड़ तो आपके लिए फ़ायदा उसमें से कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो सर इसको फास्ट फूड भी कहते हैं। ये जो एक हमारा एक अलमिया ये है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं या हमें इल्म ही नहीं होता, जो आपने फरमाया कि कुछ लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है, और कुछ जो है हम ये कोशिश करते हैं कि फ़ास्ट लाइफस्टाइल, लाइफ इन फास्ट ट्रैक, गाड़ी फास्ट, फूड फास्ट, ये बातचीत करनी है मोबाइल पे जल्दी। सर ये वी कैन ह्यूमन इतना फास्ट जो है फास्ट फूड फ़ौरन गए। मैं उस दिन पढ़ रहा था डॉक्टर साहब कि मैकडोनल्ड्स का आगाज़ कैसे हुआ ये कि अमेरिका में ऑफिसेज़ में 1 घंटे की ब्रेक होती थी। अमेरिकन जो बेचारे निकलते थे वर्कर्स, वो 1 घंटे की ब्रेक में जाते थे लाइनों में लग के, मैनहट्टन या न्यूयॉर्क जहाँ पे बहुत वर्कर्स ज़्यादा हैं एक ही जगह पे, क्लस्टर जिस तरह सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन का एरिया, तो वहाँ पे वो जब निकलते थे तो कई लोग 1 घंटे में खाना मिलता ही नहीं था लाइंस में, क्यूज़ में, वो बेचारे भूखे वापस आ जाते थे और सुबह जल्दी जल्दी पहुंचना होता था और वो अपने साथ खाना ही घर से नहीं लेके आते थे, कोई देता ही नहीं था, वो बना के नहीं लाते थे। जिस तरह एक बंदा था उसने रोज़ाना जब अपना लंच पे टिफ़िन खोलना तो कहना यार फिर वही अंडा, वही टोस्ट, वही खीरा। तो एक दिन वर्कर ने जब 5, 10, 15 दिन गुजर गए और वो रोज़ाना यही रोता था, तो उसने कहा यार तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जो है कोई और दे दिया करे, तुम रोज़ाना कुड़ते रहते हो। कहना केड़ी बीवी, आप ही जो बनाना है रोज़ाना सुबह। तो वो जो लोग थे वो जाते थे और जाके
कुछ भी नहीं उनको मिलता था, मिस कर जाते थे लंच। तो दैट्स व्हेन रोनाल्ड मैकडोनल्ड थॉट कि कोई ऐसी, जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई काम कर रहा है, बटन कोई लगा रहा है, बखिया कोई लगा रहा है, ये सारा, तो इस तरह से मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई, लोगों की ज़रूरियत। उन्होंने क्या किया, जो बर्गर थी ये भी एक जो है ना एक लाइन पे जिस तरह से बनाना शुरू कर दिया, क्विक क्विक क्विक। अब वो फास्ट फूड वहाँ से नाम पड़ा, मगर वो फास्ट फूड जो था क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर थे और वो पैसे बचाना चाहते थे, तो वो इतना हाई क्वालिटी फूड नहीं था। वो यही जो है सफ़ेद मैदा और ऑयल और वो जितना भी, तो रिच और फिलिंग तो था, बट इट वाज नॉट वेरी गुड। वो बाद की स्टडी में पता चला कि इसके नुकसानात अमरीकनों को क्या हो रहे हैं। पहले तो वो वर्कर्स के लिए था, फिर उनकी फैमिलीज़ भी आने लगी, क्योंकि उन्होंने वो जगह ऐसी बना दी जो बड़ी फ्रेंडली थी, फैमिली फ्रेंडली। वो स्लाइड्स भी हैं, रोनाल्ड मैकडोनल्ड का बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो हर चीज़ का सर एक पस मंज़र तो होता है, एंड वी हैव टू नो कि हाउ फार कैन वी गो एंड व्हाट इज़ गुड फॉर अस। डॉक्टर साहब, एक जो है हम और सवाल आया हुआ है, वो ये है कि इज़ डायबिटीज़ कॉज्ड बाय ईटिंग लॉट ऑफ शुगर, क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है? जबकि इनका ये भी है कि मेरे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं फैमिलीज़ में जो चाय तब तक नहीं पीते जब तक कि उसमें आधी चीनी कप में भर के न भर लें। आधा चाय आधी चीनी भरते हैं, फिर उंगली डबो के देखते हैं कि चीनी टच कर रही है हाथ को कि नहीं, फिर उसको घोलना शुरू। हाँ, इसको वो खड़ा चम्मच चीनी भी कहते हैं, चाय कहते हैं कि चम्मच डालें तो वो खड़ा भी हो जाता है बिल्कुल साइड में जाता है। तो ये एक टेस्ट होता है कि इतनी, तो ऐसे लोगों को फिर डायबिटीज़ वो कहते हैं नहीं, देखिए वो जैसे बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखें जो भी फैट है, जो भी मिठास है, जो भी मीठा खाया जाता है, उसको चिकनाई के साथ मिक्स करके खाया जाता है। और मीठा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपकी क्रेविंग है वो आपकी सेटिस्फाइंग नहीं होती, आप जितना चाहें खा सकते हैं। और उसके साथ ये होता है कि उसकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इस शुगर की कैलोरिक वैल्यू 4 कैलोरीज पर ग्राम है, तो जब उसके अंदर आप फैट ऐड करते हैं तो उसकी 9 कैलोरीज है, तो आप इसको अंदाज़ा उससे डबल, यानी कि तो ये जब दोनों का मिक्सचर होता है, यानी आप बर्फ़ी बगैर नहीं बना सकते, उसके लड्डू उसके बगैर नहीं बना सकते, ऑयल के या घी के, देसी घी के या जो घी यूज़ करते वो नहीं बना सकते। तो कोई ऐसी चीज़ जो मीठी हो और वो चीनी और चिकना के बगैर, वो चीनी और चिकनाई ये दोनों का आपस में बहुत ताल्लुक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आप ये बात कहते हैं कि ये जहाँ पे वॉश बेसिन होता है वहाँ पे आप जो बर्तन धोते हैं जिनमें बहुत ऑयल यूज़ करते हैं, हमारी कुकिंग भी बड़ी रिच होती है ना, ऑयल रिच या देसी घी रिच होती है, तो वो चोक हो जाता है वो जहाँ से ड्रेन होता है। और दूसरी तरफ शीरे की मिसाल ये कि आप उसको ऐसे फेंकें तो वो ट्रैवल ही नहीं करता। तो शरियानियों के अंदर सर जब ये शीरा और चीनी और ये ऑयल का मिक्सचर जाता है तो क्या उदम मचता होगा। तो यही बात है कि उसकी कैलोरिक वैल्यू इतनी ज़्यादा जो वेट बढ़ाने का बाइस बनती है। बजाते खुद ज़्यादा लोगों को पहले ख्याल था कि मैं, देखिए जी मैं तो चीनी मैंने छोड़ दी, मैं फिर भी मुझे शुगर हो गई है। चीनी वो समझते कि चीनी खाने से मेरा शायद कोई सिस्टम ख़राब हो गया और मेरे अंदर चीनी डिपॉजिट हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। उससे वेट के इश्यूज़ आते हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे मैंने बात की कि जो ओवर वेट लोग हैं या ओबेसिटी, जिन लोग मोटापे का शिकार, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। तो बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मीठा खाएंगे तो शुगर हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शुगर से, इससे जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनका वेट आम तौर पे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, ये आप जैसे फरमा रहे हैं कि अगर कोई चीनी खाता है तो ये तो आपने फरमाया कि ज़रूरी नहीं है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए, मगर क्या ये ओके है कि उसको डायबिटीज़ हो गई है और वो फिर भी चीनी खाता है? वो देखें, और डेफिनेटली जो ऐसी जो हाई फिजिड जो के जिसके अंदर फिजिड ड्रिंक्स हैं या हाई जिसके अंदर कंटेंट है शुगर का, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो खाने अगर वो खाएगा तो डेफिनेटली उसका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल या शुगर का कंट्रोल डिस्टर्ब होगा। फिर ना लें, और ऑब्वियसली फिर तो ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है कि पहले इसको रोकना है, अगर हो गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं लेना। पहले कोशिश करें इसकी तरफ अपनी ज़िंदगी में से ये वाली मिठास और तरीक़ों से पूरी करें, फ्रूट से पूरी करें, और बजाय हम जो आर्टिफिशियल तौर पे जो मीठा बना के लेते हैं वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मुश्किल सवाल करने लगा जी। मैं एक सोशल मीडिया, आपको पता है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पे सब तरह तरह की चीज़ें आती हैं,
एक साधु थे या योगी, मैंने देखा एक योगी, इंडिया के योगी थे, बड़ी दाढ़ी वाड़ी उनकी बड़ी, और वो जो ट्रिपिकल योगी वो उन्होंने वो किस कलर का, सैफ्रॉन कलर का वो पहना हुआ, लेक्चर्स भी दे, वो लेक्चर दे। वो कहते हैं कि देखिए आप 5 चीज़ें अपने रसोई से निकाल दें, रसोई मीन्स किचन। उनमें सर उन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन की, प्रेशर कुकर के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे, और ऑयल के मुतालिक उन्होंने बात किया, आई एग्री विद दैट, ठीक है, जो हम भी बात करते रहते हैं। मैदे की भी बात उन्होंने की, वो भी ठीक है। अच्छा, चीनी के मुतालिक ये तो बात उन्होंने की कि चीनी को निकाल दें, मगर उन्होंने कहा कि अगर आप शुगर का इलाज करना चाहते हैं, ये सर मुझे बात पे खटका में, तो आप गुड़ टिका के इस्तेमाल किया करें। ये भी नहीं कहा कि गुड़ जो है वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल, ऐसा नहीं कहा, कहते हैं आप टिका के जितना दिल करे गुड़ इस्तेमाल कर लिया करें, आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सर ये जो गुड़ के मुतल्लिक लोगों के ख्यालात हैं, खजूर के मुतल्लिक लोगों के ख्यालात हैं, और शहद के मुतल्लिक ख्यालात हैं। अब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो फेथ या अरब से, या वो जो हमारा एक प्यार है उस सरजमीन से, उसकी वजह से लोग कहते हैं लो जो खजूर इस तो बड़ी बरकत है, तो शहद तो खाना चाहिए। डॉक्टर साहब इस पे ज़रा प्लीज़ बताएं। देखिए, जो गुड़ के पहले हम बात करते हैं, गुड़ जो है ना, देखिए गुड़ क्या है, या शक्कर जो है, ये यही चीज़ें, ये रॉ फॉर्म है जिससे आपकी चीनी बनती है। तो आप उसको रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतनी है जितनी शुगर की है, 19-20 का अगर फ़र्क हो सकता है। तो ये नहीं कि आप हर दबा के खाएं। देखिए, शुगर के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ही असूल है कि मॉडरेशन। आपने जो ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन, यानी आप शुगर से मुराद आपकी डायबिटीज़ है जी? यानी चीनी में मॉडरेशन नहीं, डायबिटीज़ में मॉडरेशन? नहीं, चीनी में भी, हर चीज़ में मॉडरेशन। इवन देखें ना, अगर बहुत देखिए, मैं उसे बात करने लगूँ कि जो आपने जो अगर ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन है या यूके डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उसका एक मैगज़ीन निकलता है जो पेशेंट्स के लिए होता है। उस पर एक जानवर है, उसकी तस्वीर चिड़िया सी बनी है, जो पर फैला के हवा में खड़ी है, स्टैटिक है, लेकिन परों से उसने अपने तरीकों को रखा, और उस मैगज़ीन का नाम है बैलेंस। यानी इतना खूबसूरत नाम है। उन्होंने डायबिटीज़ नहीं रखा, ना उसका नाम ये नहीं रखा डायबिटीज़ मैगज़ीन है, कुछ नहीं, उन्होंने बैलेंस। कितना वसी, और इसके अंदर कितने मायने छुपे हुए हैं कि हर चीज़ में अगर आप बैलेंस तरीके से रहें, एतदाल जिसको कहते हैं, अपनी ग़िज़ा में एतदाल, अपनी नींद में एतदाल, अपने खाने पीने में एतदाल, और अपने जो है लाइफस्टाइल एक्सरसाइज के अंदर एतदाल, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ से रोक सकती हैं। यानी जैसे वो परिंदा हवा में बग़ैर किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता है, तो इस तरह ये कितना मुश्किल काम है, तो हमें उसी तरीके से चलना। बहरहाल वो बात हम कह रहे हैं गुड़ की जी। तो गुड़ एक रॉ फॉर्म है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतनी है जितनी है उतना ये हर इलाज हो सकता है डायबिटीज़? नहीं, डायबिटीज़ का कोई इलाज इससे नहीं है, ये मिथ है, ये भी एक मिथ है। ऑब्वियसली हर चीज़ को हम साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड और प्रूव करना पड़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपका जो शहद का, देखिए शहद बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शहद को जब शिफा कहा गया, तो शिफा है जो एक दवा के अंदर है। तो दवाई हम जो पूरी बोतल तो नहीं पीते। जब हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप ये खांसी है तो ये 1 चम्मच सुबह, तो ये वो नहीं कहता कि पूरी 1 बोतल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। तो आप ग़िज़ा के तौर पे शहद को नहीं, 1 चम्मच लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं। और इसी तरह आपका जो दूसरा आपने डेट्स, खजूर अगर आप उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे, लेकिन एक कंप्लीट ग़िज़ा 1-2 खजूर है। मैंने मॉडरेशन की बात की है, शहद में भी मॉडरेशन हो गई है और आपकी खजूर में भी मॉडरेशन नहीं है, लेकिन हम सारे इसमें भी इसका ख्याल नहीं रखते। हम तरबूज खाने बैठते हैं तो जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता हम तरबूज, डॉक्टर साहब आप खुद ही तो कहते हैं फल खा लें तो पूरा इतना बड़ा अगर 5-6 किलो का तरबूज है वो हम खा लें, तो हम कहते हैं आम जब तक यहाँ तक ना आए हम कहते हैं ये मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि ये मॉडरेशन के ख़िलाफ़ है। अगर आप देखें ग़िज़ा को या मीठे को या फ्रूट को अगर टेस्ट बड्स की उसकी ट्रीट के तौर पे यूज़ करें तो वो बेहतर है। उसको ग़िज़ा के तौर पे खाना कि मैंने आज 2 किलो आम खा लिए, मैंने 2 दर्जन किन्नू खा लिए, मैंने आधा किलो अमरूद खा लिए, और या 1 किलो अमरूद खा लिए, मैंने आधी दर्जन केले खा गए, तो ये एक
मॉडरेशन के असूल के ख़िलाफ़ है। खाएं ज़रूर, खाएं ज़रूर, थोड़ा थोड़ा लें और सारी ज़िंदगी खाएं, थोड़ा लें और हमेशा लें। यानी एक चीज़ को रेगुलर रखें, मामूलात के मुताबिक रखें, मगर ओवरडू ना करें। ये डॉक्टर साहब, मुझे ना ये आपकी बातों से एक बात और याद आ गई। लोग सर तिब्बे नबवी का बड़ा हवाला देते हैं। अच्छा, अब मुझे और भी बहुत सी बातें होंगी, अभी आपकी बातों से एक बात याद आ गई शहद के हवाले से। रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, कहने लगी ये मेरा बेटा जो है ना ये शहद बड़ा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। अब शहद तो शिफा है, अच्छी बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप आज नहीं कल आएँ इसको लेके। तो कल लाया उसको, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक हर चीज़ के तवाज़ुन से इतना नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मत करो। तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह आपने कल क्यों नहीं? उन्होंने कहा कल मैंने भी शहद जो है ना खाया हुआ था, तो मैं फिर अगर इसके अगेंस्ट बात करता तो वो इतनी बात सही नहीं होती, मज़ा ना आता, जानदार ना होती, तो मैंने इसको इसलिए बुलाया। तो मुझे ये जो बात आपने की स्ट्राइक की कि वो भी जो तिब्बे नबवी का हम जिक्र करते हैं, हम उसको कई दफ़ा डॉक्टर साहब लाइफ में और दीन में और मेडिकल में हम सब लोग पिक एंड चूज़ करते हैं, जो मज़े की चीज़ लगती है ना उन्होंने रख लेने, दूजी भूल जाने। देखिए, अगर मुझे तो एक हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो सबसे पसंद, जो हमारी अगर हम उस पर अमल करें ना तो मेरे ख्याल से कोई ये सारे ब्लड प्रेशर, शुगर हमारे बड़े अच्छे कंट्रोल हैं। देखें, हम हर कहते हैं ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये फ़लाँ सुन्नत है, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत क्या है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो चीज़ें आप याद रखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी खाना सैर होकर नहीं खाया, यानी कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने सैर होकर खाना नहीं खाया, इसके पीछे कोई वजह होगी। दूसरा, जो उस हदीस पे अगर अमल करें कि आप अपने मैदे के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा खाली, और ये हम में से कितने फ़ीसद लोग हैं जो खाने पे भूख रख के उठ जाते हैं? नहीं उठते, ठीक है ना। अगर हम इस पे अमल कर लें, ना हमें मैदे का मर्ज हो, ना हमें मोटापा हो, ना हमें ये डायबिटीज़ के अमराज से बचें, तो ये कितनी बड़ी बात है। और इस छोटे सी एक हदीस के अंदर है जिसमें सेहत का गुर बता दिया गया, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि कम खाएं, और ये इस पे हमारा अमल नहीं है। और जो हम सबकी होते हैं कि हम सैर होके खाना, और सैर भी नहीं, सुपर सवा सैर होके खाना खाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम शायद दीन पे अमल कर रहे हैं। तो दीन पे अमल तो ऐसे नहीं है, दीन की जो स्पिरिट यही है कि कम खाएं। और जो हमें रमज़ान में इसको बिल्कुल हम इसको नज़रअंदाज अपोजिट कर देते हैं। रमज़ान में रूह ही नहीं, रूह इसकी है अगेंस्ट, हम उल्टा चल रहे हैं कि उसके भी हम सारा दिन जो सबक सीखा उसको हम भूल जाते हैं अफ्तार के वक्त। तो ये हमें, और सर सेम ऑन दैट ईद उल अज़हा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस कितने बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, हर चीज़ पे ये देखें कि इंसान भूख से शायद कम मरते हैं, ज़्यादा खाने से ज़्यादा मरते हैं। बिल्कुल सही है। वो आजकल कहते हैं ना सर कि जिसके पास 2.5 मन की बोरी ख़रीदने के पैसे हैं वो उस बोरी को उठा नहीं सकता, और जो उसको उठाता है वो ख़रीद नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का आखिरी सवाल जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैं सवाल और भी मगर उसको हम ओवरफ्लो करके अगले प्रोग्राम में ले जाएंगे। वो ये है कि डू शुगरी ड्रिंक्स लिंक्ड टू डायबिटीज़, यानी ये जो जितने भी आपने जिक्र भी किया, ये चीनी वाले जितने कोलाज, जितने कुछ कोलाज हैं, कुछ नॉन कोलाज हैं, कुछ फिज़ी हैं, कुछ नॉन फिज़ी हैं, कुछ में कहते हैं कि ये जो ड्रिंक है लाल रंग का, सब्ज़ रंग का, फ़लाँ रंग का, ये तो यानी आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। तो ये जो सारा सर्कल है इसके मतलब देखिए, इसमें बहुत सारे, अगर हमारे देखें बहुत सारे कोलाज हैं, और इसकी जो कोला की भी जो अगर आप इसमें देखें कि इसकी जो कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद एक आजकल जो यंगर जनरेशन के अंदर है एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स का बड़ा रवाज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें हाई डोज ऑफ कैफीन आपको मिलती है, आपको वक्ती तौर पे महसूस होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये सारी चीज़ें ये मसनूई हैं आपके जो, और इवन जो डाइट ड्रिंक्स हैं उसके बारे में नेगेटिव हैं कि नेगेटिव मैंने पढ़ा था कि इससे भी ओबेसिटी इंक्रीज़ होती है। ऐसे जो डाइट ड्रिंक्स के बरक्स हम ये समझते हैं शायद इससे हमारा वज़न कम हो गया, इससे वज़न कम नहीं होता बल्कि बढ़ सकता है।
इसमें मैं कभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जितने ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं, मीठे हैं, उसके साथ कोलाज हैं, ये सारे सेहत के लिए मुज़र हैं। और ये तो इससे अच्छी है कि अब अमेरिका के अंदर जो स्कूलों के अंदर और अब पाकिस्तान के भी अंदर जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे इसकी फ़रोख्त बैन कर दी गई कि ये ड्रिंक्स नहीं बिक सकते, आप जूसेस ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जूस से भी ज़्यादा जो हम आर्टिफिशियल अगर चीज़ की बजाय घर से उनको जो चीज़ें वो हम दें। देखिए जो चीज़ हम भूल चुके हैं, हमारा जो सबक है, हम घरों में किसी ज़माने में जब गर्मियाँ होती थी लोग सत्तू और पानी यूज़ करते थे गर्मी के लिए, हाई फाइबर ड्रिंक और हेल्दी। और दूसरा कुछ लोग जो गर्मियों का मौसम होता है नींबू पानी स्कंजबीन जिसको कहते हैं वो यूज़ करते हैं, उसमें लेमन भी होता है जिसमें पोटेशियम भी होता है, आपको एनर्जी मिलती है। जो सबसे वो भूला ड्रिंक है वो लस्सी, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस धरती के साथ मुंसलिक हैं और सेहतमंद जुड़ी हुई हैं, उनको हम भूल गए हैं। इवन जिनको नहीं भूलना चाहिए थे, जो गाँव के लोग हैं, वो भी अब ड्रिंक्स की तरफ हैं। तो ये इनका अल्टीमेटली ये ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। यंगर जनरेशन इसका ज़्यादा शिकार है। मुझे अक्सर हर हफ्ते में 2-3 पेशेंट यंग बच्चे ऐसे मिलते हैं जो मोटापे का शिकार और डायबिटीज़ हो गई है। तो ये कितना बड़ा डिलेमा है कि हमारी जो नई नस्ल है वो इस मर्ज़ का शिकार हो रही है, जो इसको इस उस उम्र में नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज दे हैव लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनके साथ दे हैव टू लिव विद द कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि जॉजलिन जो बहुत मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जॉजलिन सेंटर यूएस में रखा, तो जब इंसुलिन ईजाद हुई तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जिसको शायद उस लोग समझ सके, नाउ द ईरा ऑफ कॉम्प्लिकेशन हैज स्टार्टेड। उन्होंने ये सोचा यस बिकॉज दे हैव टू लिव लॉन्ग, अब ज़्यादा उम्र बढ़ जाएगी, लोग का इलाज बेहतर होगा, तो अब हम कॉम्प्लिकेशन देखना शुरू करें। पहले मर ही जाते थे। तो अब यही बात है कि यंगर जनरेशन को अगर डायबिटीज़ खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे बच्ची को इस उम्र में होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो उनके साथ फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन जो जुड़ी हुई हैं उसको वो अपनी 40 की या 45 साल की उम्र में 50 के तक पहुँचने के वो देख लेंगे। तो अब ये जो चीज़ें हैं एक बड़ा हेल्थ इशू है जिस पे बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मीडिया के लेवल पे इस पे कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि आप जो लोकल ड्रिंक्स हैं, जैसे आपने लस्सी का जिक्र किया, नींबू पानी का जिक्र किया और इस तरह के जो सत्तू वगैरह हैं वो गर्मियों में आपने उसका जिक्र किया। डॉक्टर साहब मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करूं, कोई कहेगा मैं हूं तो सचमुच के MBBS डॉक्टर, मगर कुछ में ऐसे काम जैसे आपने फरमाया है, मैं सुबह आई स्टार्ट माई डे, मैं क्या करता हूँ कि ओवरनाइट मैंने तुख्म लंगे, गोंद कतीरा और साबूदाना पानी में डाल के रखा होता है और मैं ये सुबह पी लेता हूँ, बहुत अच्छी अलॉन्ग विद कलवंजी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये जो तुख्म लंगा है, इट स्टार्ट्स माय बावल मूवमेंट। देखिए ये पता क्या ये चीज़ है, ये हाई फाइबर है, सॉलेबल फाइबर है, ये इंसान को यूज़ करना चाहिए और ये आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, आपके वैसे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भूला हुआ है, ये हमारे यहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं और सदियों से मौजूद हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। हम डिफरेंट किस्म के लैक्सेटिव या दूसरी किस्म की चीज़ें, फैंसी किस्म की चीज़ें ले रहे हैं और ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है और आप यूज़ करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर रखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक है, वेट को भी ठीक रखेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे उम्मीद है नाज़रीन आपने इससे बहुत इस्तेफादा किया होगा। हमने कोई इतनी आज कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं की, मगर लाइफस्टाइल की, डाइट की, वज़न की, चीनी की, गुड़ की, ये सारी बातें की जो आपके जहन में आती रहती है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ये सवालात लोग आके उठाते रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम के दौरान नीचे कमेंट्स में आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। प्रोग्राम वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको शिफा दे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।